हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के BHDLA 135 के इस वीडियो सेशन में। मैं आज आप सभी से BHDLA 135 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले प्रश्न GPH पुस्तक हिंदी भाषा विविध प्रयोग कोर्स कोड BHDLA 135 से लिए गए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का और मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपका ज्ञानवर्धन करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। और आप इस GPH पब्लिकेशन की पुस्तक को किसी भी ई-कॉमर्स साइट से खरीद सकते हैं अथवा गुल्ली बाबा की साइट पर जा करके भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और GPH की जो पुस्तक है ये एक मानक पुस्तक होती है इग्नू के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, इग्नू के जो भी प्रोग्राम है उनके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अब मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करता हूं और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, यह राजभाषा से किस प्रकार भिन्न है, अथवा राजभाषा को परिभाषित करते हुए इसका महत्व स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता देता हूँ। दरअसल मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे लैपटॉप और फोन से दूर रहने को कहा है, फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप सभी के एग्जाम प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और जबरन मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूँगा, मैं PDF को बिल्कुल स्क्रॉल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सीधे आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाना और अपने एग्जाम प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। और इसका तो PDF आप लोगों को मिलेगा ही, आप लोग PDF देख लेना। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को अच्छे से फिर से समझा दूंगा, ठीक है। और आपको होने वाली इस असुविधा के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ दो टर्म्स दिए गए हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को राष्ट्रभाषा के बारे में बतला देता हूँ, फिर राजभाषा के बारे में बतलाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रभाषा होती है पूरे देश की मानक भाषा होती है। इसे राष्ट्र के अंदर मतलब किसी देश के अंदर हर व्यक्ति को बोलना होता है, ठीक है। और इस राष्ट्रभाषा के अंदर किसी देश की संस्कृति समाहित होती है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस देश में जो भी राष्ट्रभाषा हो तो उस भाषा के अंदर उस देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा सम्मिलित होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये राष्ट्रभाषा समझे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजभाषा के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों राजभाषा केवल और केवल एक ऐसी भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, ठीक है। और इस भाषा पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है कि इसको पूरे देश में बोला जाना ही चाहिए, ठीक है। एक राजभाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है दोस्तों, लेकिन एक राष्ट्रभाषा राजभाषा हो ये तर्क संगत नहीं है, जरूरी नहीं है। मीन्स की राष्ट्रभाषा राजभाषा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एक राजभाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रभाषा का कर्तव्य होता है दोस्तों भावनात्मक एकता को बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पर भावनात्मक एकता का अर्थ होता है भावों की एकता, मतलब आपसी भाईचारा, ठीक है। तो इस भावनात्मक एकता जैसी अमूर्त वस्तु का एहसास, ठीक है, भाषा के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। मतलब अगर हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करें तो भाईचारा कभी भी अस्थायी रूप नहीं ले सकती है। मतलब भाईचारा कभी भी अस्थायी नहीं होगी, आपसी मनमुटाव तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों इस आपसी भाईचारे को किसी भी देसी भाषा द्वारा साधा नहीं जा सकता। मतलब हम लोग देसी भाषा के प्रयोग से आपसी भाईचारे को पूरे देश में अस्थायी स्वरूप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें किसी राष्ट्रभाषा का प्रयोग ही करना होगा ताकि हम लोग पूरे देश के अंदर भाईचारा को अस्थायी स्वरूप प्रदान कर सके, ठीक है। तो इस तरह से भावनात्मक एकता को बनाए रखने का काम जो भाषा करेगी
वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं ने ये प्रयास की कि लोगों के दिलों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई जाए। ठीक है, तो उस दरमियान उन्होंने राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया और उसी समय से राष्ट्रभाषा शब्द एक प्रकार से आदर्श शब्द बन गया। ठीक है, नेताओं ने लोगों को ये प्रेरित किया कि आप लोग अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को छोड़े और उसके बदले में स्वदेशी और राष्ट्रीय भाषा को अपनाए। ठीक है, और इसी के तहत सन 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी का प्रयोग हो। ठीक है, और यह प्रस्ताव विदेशी भाषा के स्थान पर राष्ट्रीय भाषा के प्रयोग की स्वीकृति थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पूरा भारत हिंदी को अपना राष्ट्रभाषा कहता था। ठीक है, लेकिन अब भी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, बल्कि भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो अभी के दौर में जो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं वो या तो हिंदी भाषी हैं अथवा पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जीवित थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी तुरंत बताया दोस्तों कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, तो हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा के पद से प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, भले ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न हो, लेकिन संविधान में हिंदी के विकास के संदर्भ में सामासिक संस्कृति का उल्लेख हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रत्यक्ष स्वीकृति ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग राष्ट्रभाषा समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं राजभाषा की। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी राजभाषा शब्द की कोई परिभाषा अथवा व्याख्या नहीं दी गई है। मतलब कोई परिभाषा अथवा कोई भी किसी भी प्रकार की व्याख्या हमारे संविधान के अंदर नहीं दी गई है राजभाषा की। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और इसी के उपरांत संविधान में जहां जहां भी राजभाषा शब्द का उल्लेख हुआ है, चाहे वो संघ की राजभाषा हो या राज्य की राजभाषाओं के संदर्भ में हो, वहां उसके अनेक प्रयोजनों में एक प्रयोजन प्रशासकीय प्रयोजन बताया गया है। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है दोस्तों कि संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग एक सीमित अर्थ में प्रशासकीय प्रयोजन के लिए हुआ है। ठीक है, किंतु दोस्तों अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रसार और विकास के संबंध में अनेक निर्देश समाविष्ट हैं। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो इन निर्देशों से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि संविधान निर्माताओं के मन में एक ऐसी सार्वदेशिक हिंदी के विकास की संकल्पना निहित थी जो राष्ट्र के अधिसंख्यक समुदाय के पारस्परिक संपर्क, संचार और शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों को भी सिद्ध करने में सक्षम हो। मतलब अनुच्छेद 351 में जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता भी चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और लोग संपर्क, संचार, शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि प्रयोजनों में हिंदी का प्रयोग करें। ठीक है, और इससे ये भी स्पष्ट होता है दोस्तों कि अनुच्छेद 351 में प्रयुक्त शब्द हिंदी भाषा का अभिप्राय केवल राजभाषा हिंदी तक न होकर राष्ट्रभाषा और सार्वदेशिक संपर्क भाषा तक व्याप्त है। दोस्तों, राजभाषा के माध्यम से समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार राजभाषा हम उसी भाषा को कह सकते हैं दोस्तों जिसको सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई हो और शासक तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। ठीक है, और दोस्तों जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तथा 1950 में जब संविधान बना था तो उस समय संविधान में यह उल्लेख था कि जो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हो वह इस देश की राजभाषा है। ठीक है, लेकिन राजभाषा के कार्यों के निर्वाह में हिंदी भाषा की तैयारियों को देखते हुए यह भी उल्लेख किया गया था कि अंग्रेजी 1965 तक राजभाषा के रूप में काम आती रहेगी और इस अवधि में हिंदी भाषा में साहित्य निर्माण के साथ साथ किन्हीं क्षेत्रों में उसके प्रयोग के प्रयत्न किए जाते रहेंगे। मतलब 1965 तक, मतलब 15 साल। ठीक है, 1950 से 65 तो 15 साल की अवधि तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में रहेगी और इस दरमियान हिंदी का विकास
होता रहेगा, ठीक है। और सन 1963 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया जाना था और उसके बाद हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाना था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेजी को राजभाषा के दर्जे से हटा दिया गया तो पूरे देश में बहुत सारे आंदोलन होने लगे, ठीक है। और बाद में इस आंदोलन की समाप्ति हुई तथा 1967 में संशोधन किया गया, ठीक है। और अंग्रेजी को स्व राजभाषा के रूप में आगे तक बनाए रखने की नीति अपनाई गई, ठीक है। और दोस्तों राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में अभिप्रेत है और वो हैं शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है। और इन चारों जगह पे जिस भाषा का प्रयोग हो हम लोग उसे राजभाषा कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो हम लोगों का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संपर्क भाषा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। संपर्क भाषा पर हम लोगों को टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि टिप्पणी कैसे लिखनी है। देखिए दोस्तों, भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का सीधा सीधा अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा, ठीक है। एक ऐसी भाषा जो कि अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ती है, उनके बीच संपर्क स्थापित करने का काम करती है, ठीक है। और दोस्तों जब 2 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें किन्हीं ऐसे भाषा की जरूरत होती है जिससे वे दोनों संपर्क कर सके और अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से देखें तो हम लोग संपर्क भाषा को कृत्रिम भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस कृत्रिम भाषा की चर्चा हम लोगों ने BHDAE 182 के अध्ययन के समय की थी। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है, इस वीडियो को नहीं देखा है BHDAE 182 वाले को, वो लोग जाएं वीडियो सेक्शन में और वीडियो सेक्शन में जरूर देखें कि हमने किस प्रकार से कृत्रिम भाषा पे चर्चा की है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो संपर्क भाषा है, ऐसी भाषा 2 व्यक्तियों में से किसी एक की भाषा भी हो सकती है अथवा कोई तीसरी भाषा भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो संपर्क भाषा होती है दोस्तों केवल बातचीत के स्तर तक ही सीमित नहीं होती है, वरन ये शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में भी लोगों के काम आती है, ठीक है। और दोस्तों इस संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्व होता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच संपर्क को स्थापित करने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों भारत में अनेक तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व तक अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं, ठीक है। और ये लोग देश में एक भाग से दूसरे भाग तक सिर्फ शौक के लिए ही यात्रा नहीं करते, वरन व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यों के लिए भी करते हैं, ठीक है। अतः ऐसी भाषा का होना बहुत जरूरी है जिससे कि लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्र व सुदृढ़ तरीके से कर सके। तो इसी तरह के प्रयोजन को सिद्ध करने वाली भाषा ही संपर्क भाषा कहलाती है दोस्तों, ठीक है। और भारत जैसे देश में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर संपर्क के लिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और शायद हम कह सकते हैं कि वो भाषा हिंदी है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लगभग जगहों पर हिंदी बोली जाती है, ठीक है। सिर्फ कुछ एक जगहों पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे कि साउथ के लोग, ठीक है। ये लोग हिंदी शायद नहीं जानते हैं अथवा बोलना नहीं चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजी पसंद होती है तो वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्वी सोवियत संघ में भी अनेक भाषाएं बोली जाती थी, किंतु रूसी वहाँ की संपर्क भाषा थी, ठीक है। अभी तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है दोस्तों। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा का काम करती थी, ठीक है। लेकिन संस्कृत भाषा जटिल थी, धीरे धीरे समय बीतता गया, संस्कृत को लोग भूलते चले गए और उस स्थान पर हिंदी ने अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी एक से अधिक भाषाएं भी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो सेशन में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। मैंने PDF स्क्रॉल नहीं किया है, मैं ये बात जान रहा हूँ, मैं इसके लिए आप लोगों से दोबारा क्षमा मांग लेता हूँ, ठीक है। मैं लैपटॉप स्क्रीन को नहीं देख रहा था, दरअसल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया दोस्तों, मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है लैपटॉप और फोन से दूर रहने को, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो की समाप्ति से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो ये वीडियो सेशन था BHDLA 135 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के डिस्कशन का ये अंतिम सेशन था, ठीक है। अब हम लोगों ने 10 दिन के वीडियो सेशन में, ये शायद 11वां सेशन है, ठीक है। तो 11वें वीडियो सेशन में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की, बहुत सारी बातों को जाना, बहुत सारे
तथ्यों का उल्लेख भी किया मैंने आप लोगों के सामने, ठीक है। अब समय है कुछ मॉडल पेपर की तैयारी का, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, चाहे वो 5 दिन के बाद आए, 10 दिन के बाद आए, अगले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर की या फिर कहेंगे प्रैक्टिस पेपर्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा, स्क्रीन पे पीडीएफ के माध्यम से भी दूंगा, ठीक है। आप लोग उस पीडीएफ को ले लेना, आप लोग उसके आंसर्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, मैं व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, मैं उसको चेक कर लूंगा और उसके बाद आप लोगों से डिस्कशन भी कर लूंगा फिर उन्हीं प्रैक्टिस पेपर्स के क्वेश्चंस के, ठीक है।